हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोगों का बायोमॉलिक्यूल्स का सीरीज चल रहा है एंड अब तक हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है दैट इज एंजाइम्स, वो करेंगे। एंजाइम्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एंड हर साल नीट के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स को पढ़ना। एंजाइम्स एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एंजाइम्स का, तो एंजाइम्स बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? बायो कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब कि बायो कैटलिस्ट मीन्स हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके रिएक्शन वेलोसिटी को ये बढ़ाता है। ठीक है, तो एंजाइम्स में हम लोग क्या लिखेंगे? एंजाइम्स क्या होता है? तो डेफिनेशन आ जाएगा, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, है ना। बायो कैटलिस्ट क्यों बोल रहे हैं? बायो मतलब क्या? लाइफ, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एक कैटलिस्ट का काम करता है, इसलिए इसको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन द बॉडी। तो ये एंजाइम्स है। एंजाइम्स हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस के वेलोसिटी को बढ़ा देता है। केमिकल रिएक्शंस जो होने का अगर इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम 1 घंटे में होगा, उसको एंजाइम्स लगाकर 1 सेकंड में हो जाता है। तो रिएक्शन के वेलोसिटी को वो बढ़ा दिया, है ना। अब देखिए इसके बाद ये एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो देखिए क्या होता है, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स यूज होता है बायोलॉजिकल रिएक्शन में, मतलब ऐसा रिएक्शन जो लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का यूज होता है नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शंस में। लेबोरेटरी के अंदर नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने के लिए अक्सर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, जबकि बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम्स यूज होता है। तो एंजाइम्स क्या हो जाएगा? बायो कैटलिस्ट मींस इट फाउंड विद इन द बॉडी। एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होगा? लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है। एंड एंजाइम्स क्या होगा? प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड इट इज ऑर्गेनिक। एंजाइम्स क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक। देखिए जो एंजाइम्स होता है ना, ये थर्मोलेबाइल होता है। थर्मोलेबाइल बोलने का मतलब है ना कि ये सारे टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, है ना। इसको काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अगर हम लोग किसी भी एंजाइम्स को बहुत हाई टेम्परेचर में ले जाए, हाई टेम्परेचर में, तो जो एंजाइम्स है ना वो डीनेचर कर जाएगा। हाई टेम्परेचर में जो एंजाइम्स क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। एंड अगर हम इसको लो टेम्परेचर में ले जाए, लो टेम्परेचर में, तो एंजाइम्स क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब हम लोगों को इससे क्या समझ आ रहा है कि एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट किए हैं एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से, है ना। यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है एंजाइम्स है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज, ये टैक पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट किया गया है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। एंड ये क्या होता है ना, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स है, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी ये काम करता है। टैक पॉलीमरेज क्या है? ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम्स है। तो थर्मोलेबाइल का मतलब यही होता है कि एंजाइम्स सारे टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन कौन आ गया? टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी ये एक्टिव रहता है।
एंड इसका यूज हम लोग पीसीआर में करते हैं, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। आप लोग क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। एंड ये जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है ये थर्मोस्टेबल है। थर्मोस्टेबल मतलब क्या, ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, इट वर्क्स एट अ हाई टेम्परेचर। एंड जो एंजाइम्स होता है ना वो हाईली स्पेसिफिक होता है, एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट लेस स्पेसिफिक होता है। एंजाइम्स की एफिशिएंसी ज़्यादा है एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की एफिशिएंसी कम है। तो होप आपको एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का मीनिंग समझ आया है। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स में। एंजाइम्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज में, एंजाइम्स आर प्रोटीनीशियस, है ना। जितना भी एंजाइम्स है सब प्रोटीन नेचर का है, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन हो जाता है राइबोन्यूक्लियेज और राइबोजाइम का। इसके पास आरएनए है। आरएनए मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड, है ना। आरएनए मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो मोस्टली जो एंजाइम्स है वो प्रोटीनीशियस इन नेचर का होता है, एक्सेप्ट राइबोन्यूक्लियेज एंड राइबोजाइम। ये क्या है, आरएनए कंटेनिंग है। देखिए जो एंजाइम्स होता है, हम लोग अगर बोल रहे हैं कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनीशियस, मोस्टली एंजाइम्स आर दी प्रोटीनीशियस, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो भी एंजाइम्स का ही स्ट्रक्चर होगा। तो एंजाइम्स के हैज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उस स्टेज में कोई भी प्रोटीन अपने फंक्शनल स्टेट में होता है। तो इसीलिए एंजाइम्स को भी अगर आप उसके टर्शियरी स्ट्रक्चर वाले स्टेज में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके पास एक्टिव साइट्स है। एंड ये एक्टिव साइट्स कैसे बनता है, आपको ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैंने बताया था। यहां पे एन टर्मिनल है, यहां पे सी टर्मिनल है, एंड जहां पे भी क्रिस क्रॉस हो रहा है ना, जहां पे भी क्रिस क्रॉस हो रहा है वो क्या है, उसका एक्टिव साइट है। एंड ये एक्टिव साइट एंजाइम्स के फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। और ये एक्टिव साइट किस में बनता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। इसीलिए एंजाइम्स भी टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक्टिव रहता है क्योंकि उसके पास एक्टिव साइट्स है। देखिए अब एक्टिव साइट्स के बारे में क्या लिखा है, एक्टिव साइट्स इज द वन टू विच द सबस्ट्रेट बाइंड्स, है ना। मान लीजिए जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तभी तो रिएक्शन जल्दी होगा, तो एक्टिव साइट में वो बाइंड करता है। सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करता है एंड एंजाइम क्या करेगा, दे स्पीड अप द रिएक्शंस विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड, है ना। अगर आप एंजाइम्स का कंडीशन को देखेंगे तो रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद दो मतलब कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। वो क्या कर रहा है, बस रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा दे रहा है, खुद थोड़ा भी कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो दे स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड। एंड इसका एग्जांपल जो एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को हम लोग फास्टेस्ट एंजाइम कहते हैं, है ना। क्या दिया है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये कंबाइन करता है बिना एंजाइम्स के, बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेज के, तब क्या होता है, ओनली 200 H2CO3 फॉर्म्ड इन एन आवर, है ना। एक घंटा में सिर्फ 200 H2CO3 बनता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कितना, 6 लाख H2CO3 फॉर्म्ड इन पर सेकेंड। एक सेकेंड में 6 लाख कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे से कंबाइन कर जाता है और H2CO3 का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो बिना एंजाइम्स के देखिए सिर्फ 200, और एंजाइम्स अगर प्रेजेंट है तो कितना, 6 लाख। तो क्या किया एंजाइम्स, क्या किया, रिएक्शन के वेलोसिटी को बढ़ाया ना, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। तो यही एंजाइम्स है। अब देखिए आगे मैकेनिज्म एंड वर्किंग ऑफ एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग किसको बोलेंगे। देखिए किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नेसेसरी टू इनिशिएट एनी केमिकल रिएक्शन, और इसे ही हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नेसेसरी टू इनिशिएट एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक और डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी का,
द एनर्जी नीडेड बाय अ सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, है ना। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एंजाइम्स क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे कि कम समय में जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स में यही है कि एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट। अब देखिए क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हम लोग किसको बोलेंगे, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। मान लीजिए कि जो रिएक्शन हो रहा है, एक तरफ रिएक्टेंट है, दूसरी तरफ क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो प्रोडक्ट बनने से पहले जो इंटरमीडिएट स्टेज आता है, मान लीजिए कि अगर हम बोल रहे हैं ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड किया तो क्या डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, पहले क्या बनेगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और तब उसके बाद जाकर प्रोडक्ट प्लस एंजाइम्स, है ना। तो यहां पे देखिए रिएक्शन होने से पहले जैसा एंजाइम्स है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी वैसे ही एंजाइम्स है। एंजाइम्स थोड़ा भी कंज्यूम नहीं हुआ है, बस वो क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सब जो स्टेज आ रहा है प्रोडक्ट बनने से, है ना, प्रोडक्ट बनने से पहले जो ये सब स्टेज आ रहा है, इसे ही हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं। एंड ये कंपलसरी है बनना। देखिए क्या लिखा है ट्रांजिशन स्टेट में, कंपलसरी वन और मोर देन वन अनस्टेबल स्टेज फॉर्म्ड इन बिटवीन बिफोर द सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट फाइनली। तो यही है आपका ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देखते हैं, ये कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। तो इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी बुक में एक ग्राफ को देखेंगे, अभी हम वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए यहां पे एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एंड वाई एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वाई एक्सिस में हम लोग ले लिए पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए क्या होगा कि यहां पे पहले सपोज दैट यहां पे क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट आया, एंड जब बिना एंजाइम्स के ये रिएक्शन हो रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट आने में देखिए कितना समय लग गया, बहुत ऊपर तक ग्राफ चला जाएगा, है ना। यहां पे सपोज दैट ट्रांजिशन स्टेट आया, तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट आया, देन उसके बाद जाकर इधर क्या बना, प्रोडक्ट बना। यहां पे सबस्ट्रेट है और यहां पे क्या बना, प्रोडक्ट बना, है ना। अब देखिए ये जो सबस्ट्रेट में ये जो इतना टाइम लगा ट्रांजिशन स्टेट आने में, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए यहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट आया, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसे ही हम लोग क्या इंटरमीडिएट स्टेज बोलेंगे ना, प्रोडक्ट बनने से पहले वाला स्टेज। तो आप लोग देखेंगे कि विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम यहां पे ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। बिना एंजाइम्स के जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लग रहा है ना, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को, मतलब बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा है। अब क्या होगा ना, मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट तो यही रहेगा, एंड अब हम क्या डाल दिए ना, एंजाइम्स ला दिए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम्स क्या किया ना, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। देखिए पहले इतना एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा था, अब क्या इतना एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है। और ये जो ग्राफ बना है ये ब्लू वाला, ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम।
तो आप देखेंगे कि एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हुआ, है ना, क्योंकि यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। और ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कौन किया? एंजाइम्स किया है, ठीक है। तो बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगा, जिससे रिएक्शन को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा टाइम लगा। एंड वहीं पे अगर एंजाइम्स आ गया तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, जिससे कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो गया। एंड आप यहां पे देखेंगे ये जो सबस्ट्रेट का लेबल है और ये जो प्रोडक्ट का लेबल है, अगर सबस्ट्रेट का लेबल प्रोडक्ट के लेबल से ऊपर हुआ, है ना, इसको देखिए, इसको हम लोग मिलाकर देखते हैं तो क्या है, प्रोडक्ट नीचे आ रहा है और सबस्ट्रेट ऊपर है। तो अगर ऐसा ग्राफ बनता है ना तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है ना। तो ये जो होगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड वही अगर दूसरा चीज क्या हो जाएगा, दूसरा ग्राफ, एंड यहां पे देखेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक तो समझ लिए, एंडोथर्मिक कब होगा, है ना। तो अगर सबस्ट्रेट जहां है वो प्रोडक्ट के लेवल के नीचे रहेगा, मतलब सबस्ट्रेट, देखिए, एंड अभी हम लोग देखेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे मान लीजिए हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं एंड इस ग्राफ में आप देखेंगे एक्स एक्सिस में क्या दिखाएंगे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एंड वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड यहां पर सपोज दैट हम लोग सबस्ट्रेट को डाले, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ प्रोडक्ट बना इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंड एब्सेंस ऑफ एंजाइम में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतना ज़्यादा लगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। एंड अब हम लोग क्या करते हैं ना, एंजाइम को ला देते हैं एंड सपोज दैट ये सबस्ट्रेट है, अब क्या होगा, एंजाइम्स आ गया है तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। एंड ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो सबस्ट्रेट है और जो प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट के ऊपर प्रोडक्ट है ना, सबस्ट्रेट के लेवल से ऊपर अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसे हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होगा, जब प्रोडक्ट नीचे है सबस्ट्रेट ऊपर है तो एक्सोथर्मिक, और जब प्रोडक्ट ऊपर है सबस्ट्रेट नीचे है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोगों को पढ़ना है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, है ना, एंजाइम कैसे काम करता है, क्या नेचर है। तो यहाँ पे दो थ्योरीज है जो एंजाइम के एक्शन को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट है लॉक एंड की थ्योरी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, लॉक एंड की मतलब क्या, ताला और चाबी, है ना, लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी हम लोग को क्या बोलता है ना, कि जो एंजाइम्स है और जो सबस्ट्रेट है वो बिल्कुल एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे मान लीजिए एक ताला और चाबी, तो एक ताला का चाबी एक ही होता है, तो उसी तरह जो एंजाइम्स है और जो सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, enzymes and substrate are complementary to each other since the beginning, just like ताला and चाबी, just like lock and key। मतलब अगर हम लोग बोले कि सपोज दैट ये एंजाइम्स है, मान लीजिए कि ये क्या है, एंजाइम्स है, ये है एंजाइम। तो इस एंजाइम्स में जो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा वो इसी के जैसा होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होगा इस तरीके से। ये क्या है, ये है सबस्ट्रेट, और यहां पर अब क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट, है ना, सबस्ट्रेट जाकर एंजाइम से बाइंड कर जाएगा।
ये हमारा हो गया एंजाइम। अब इससे आकर इसके एक्टिव साइट में, एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर बाइंड कर गया सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंड यही क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज, यही ट्रांजिशन स्टेट है। अब इसके बाद क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। देखिए इसके बाद कैसे होगा, ये एंजाइम है एंड अब इसके बाद सपोज ये बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। तो यहां पे देखिए मान लीजिए ये बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। तो आप देखेंगे रिएक्शन होने से पहले एंजाइम जैसा था, रिएक्शन होने के बाद भी वैसा ही है। मतलब एंजाइम्स यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होता है, वो जस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली जो एंजाइम्स है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। स्लोली एंजाइम्स कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स, सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो यही है आपका लॉक एंड की थ्योरी, एंजाइम्स के एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। होप आपको ये लॉक एंड की थ्योरी समझ आया होगा। एंड अब जो नेक्स्ट थ्योरी आता है एंजाइम्स के एक्शन को समझाने के लिए, उसका नाम है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। देखिए इंड्यूस्ड फिट थ्योरी हम लोग से क्या कहता है ना, कि जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहता है। ठीक है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं, सपोज दैट ये एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है, और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। आपको पता है ना, एंजाइम का एक्टिव साइट पे ही सबस्ट्रेट बाइंड करता है, और ये मान लीजिए सबस्ट्रेट है। ये है सबस्ट्रेट। तो आप देखेंगे कि जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में क्या लिखेंगे हम लोग, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, आर नॉट कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर सिंस द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है ना, सिंस द बिगिनिंग। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो क्या होगा, देखिए जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा, है ना, तो एंजाइम का एक्टिव साइट में कुछ चेंजेस आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड, है ना। क्या होगा देखिए, व्हेन सबस्ट्रेट binds to the or comes closer to the enzyme, the enzyme active site gets altered, the enzyme active site gets altered। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में गया, एंजाइम का एक्टिव साइट में कुछ चेंजेस आया। चेंजेस कैसे आएगा, कोई नया बॉन्ड बनेगा या नया बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड चेंज। नाम क्या है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो वहां फिट होने के लिए एक्टिव साइट में कुछ चेंज आ रहा है, तो इसे हम लोग इंड्यूस्ड चेंज। सो दैट नाउ इट कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, it can complement each other।
तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी यही है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या बोलता है ना कि जो एंजाइम है, जो सबस्ट्रेट है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहता है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में आता है तो एंजाइम के एक्टिव साइट में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चेंज। और वो चेंजेस आने के बाद फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है। तो इसीलिए लिखे दैट नाउ इट कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और इट कैन कॉम्प्लीमेंट द सबस्ट्रेट। तो ये है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। अब देखिए क्या होता है, फोटो में देखिएगा, ये हमारा एंजाइम था। एंजाइम में क्या हुआ, जैसे ही सबस्ट्रेट आया तो एंजाइम के एक्टिव साइट में क्या हुआ, कुछ चेंज आया, अल्टर्ड हुआ एंजाइम का एक्टिव साइट, और क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसी तरह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या हो जाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या हुआ देखिए, इसको हम लोग कैसे वर्ड में लिखेंगे, व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम, when substrate bind to enzyme, enzyme active site catalyzes, enzyme active site catalyzes, catalyzes मतलब क्या, makes and breaks, नया बॉन्ड बनाएगा या कोई बॉन्ड तोड़ेगा, मेक्स एंड ब्रेक्स सम बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट, सम बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट, एंड कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट। तो यही है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो दो थ्योरी है जो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट है लॉक एंड की थ्योरी एंड सेकेंड है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। अब देखिए इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी है ना, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। तो आपको बताएं ना कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या एंजाइम सारे टेम्परेचर में काम करेगा, नहीं, क्योंकि एंजाइम थर्मोलेबाइल होता है, मतलब उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए अपना काम करने के लिए, है ना। तो यहां पे क्या होगा कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे या टेम्परेचर को घटा देंगे तो उसमें एंजाइम काम नहीं करेगा, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करेगा। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है देखेंगे, देखिए यहां पे एक्स एक्सिस में हम लोग दिखाएंगे टेम्परेचर को और वाई एक्सिस में दिखाएंगे क्या, एंजाइम एक्टिविटी को, एंजाइम एक्टिविटी। तो यहां पे इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे। मतलब क्या हो रहा है देखिए, एंजाइम का एक्टिविटी सबसे ज्यादा कब है, इस पीएच पर, सॉरी इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये कर रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम temperature, the temperature at which enzyme shows maximum activity is optimum temperature। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, धीरे धीरे टेम्परेचर यहां पे बढ़ते जा रहा है ना, यहां पे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। फिर उसके बाद यहां पे एंजाइम देखिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंजाइम का एक्टिविटी कुछ समय के लिए बढ़ रहा है, लेकिन फिर कुछ अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा फिर वो उसका एक्टिविटी फिर घटने लगेगा, वो डीनेचर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हो रहा है। तो यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या होता है, जब जब हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाते हैं, विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर आने से पहले जैसे जैसे हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो जो एंजाइम का एक्टिविटी है, एंजाइम एक्टिविटी,
क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर आने से पहले डबल हो जा रहा है, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद क्या होगा, जब उसको हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ होते जाएगा। विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी आइदर डबल्स और बिकम हाफ। तो डबल कब होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर आने से पहले। डबल कब होगा, टुवर्ड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, टुवर्ड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ जब बढ़ेंगे, मतलब अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो यहां पे है ना, यहां पे जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे एंजाइम का एक्टिविटी डबल होता जा रहा है। लेकिन जब ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर, आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद एंजाइम का एक्टिविटी हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑप्टिमम पीएच है वो आ गया ना। अब उसके बाद अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो आ गया, अगर उसके बाद हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे तो एंजाइम का एक्टिविटी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो अगर एंजाइम का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा देंगे तो डीनेचर हो जाएगा, अगर बहुत कम देंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर अफेक्ट करेगा एंजाइम के एक्टिविटी को। एंड दूसरा जो कंडीशन है जो अफेक्ट करता है वो है पीएच। पीएच भी बिल्कुल टेम्परेचर के जैसा है, मतलब क्या, एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए एंजाइम्स को काम करने के लिए। तो यहां पे भी हम लोग एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर देते हैं पीएच को और वाई एक्सिस में एंजाइम एक्टिविटी को, एंजाइम एक्टिविटी को। तो यहां पे भी क्या सेम ही ग्राफ बनेगा, है ना, यहां पर भी सेम ग्राफ बनेगा इस तरीके से। एंड यहां पे आप देखिए ये जो पीएच है जहां पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है, ये पीएच क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम पीएच। द पीएच एट विच एंजाइम शोज इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी और हाईएस्ट एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। तो एंजाइम्स को काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए। अब देखिए उसके बाद जो तीसरा फैक्टर्स है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्या मान लीजिए कोई भी, अगर हम लोग सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे अगर हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो कुछ टाइम तक रिएक्शन का वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद सबस्ट्रेट बढ़ाने के बाद भी रिएक्शन के रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस तरीके का ग्राफ बनता है, हम लोग इधर एक्स एक्सिस में दिखाते हैं सबस्ट्रेट और वाई एक्सिस में दिखाएंगे क्या, रिएक्शन वेलोसिटी, रिएक्शन वेलोसिटी। तो यहां पे आप देखेंगे ना कि हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन का वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे, रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये फिर कांस्टेंट हो गया, है ना, ये कांस्टेंट हो गया इस तरीके से। तो ये कांस्टेंट कब होगा, जब ये अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा, है ना। इसको हम लोग वी मैक्स कहते हैं, इसको हम लोग वी मैक्स कहते हैं। मतलब कि जब ये रिएक्शन अपने वी मैक्स पर पहुंच जाएगा तो उसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो रिएक्शन वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने वी मैक्स तक पहुंच चुका है। एंड उसके बाद आप देखिए ये जो, जब वो अपने हाफ वी मैक्स पर था, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ वी मैक्स, हाफ वी मैक्स। और यहां पर हाफ वी मैक्स पे जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है उसको हम लोग केएम कहते हैं, केएम। केएम क्या है, केएम सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जिसमें जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो अपने हाफ पर पहुंच चुका है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं Km is equal to half of Vmax, Km is equal to half of Vmax। Km क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसमें रिएक्शन वेलोसिटी अभी अपने हाफ पर पहुंचा है। और Vmax क्या है, Vmax है मैक्सिमम वेलोसिटी। जब रिएक्शन अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पर होगा तो उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं
तो रिएक्शन के वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। Vmax क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहां पे क्या था, आपको क्या एग्जाम में पूछेगा, व्हाट इज Km? तो Km सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जहां पे रिएक्शन वेलोसिटी अपने हाफ पर पहुंचा है। तो देखिए हम Km को डिफाइन कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। Km क्या है? तो Km को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, it is a substrate concentration at which half of the Vmax is achieved, half of the Vmax is achieved। तो इसीलिए क्या लिखे, Km is equal to Vmax by 2, half of Vmax। एंड इस Km का क्या नाम है? इस Km को बोलते हैं माइकलस मेंटन कांस्टेंट, माइकलस मेंटन कांस्टेंट। माइकलस मेंटन कांस्टेंट। अब देखिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, Km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एट विच V इज इक्वल टू Vmax बाई 2, एट विच V इज इक्वल टू Vmax बाई 2। Km क्या है? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जहां पे रिएक्शन वेलोसिटी हाफ हो गया है। एंड आप देखिएगा Km क्या होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। मतलब कि अगर Km ज्यादा है ना, Km ज्यादा है तो एंजाइम का एफिशिएंसी क्या है? कम होगा। अगर Km कम है तो एंजाइम का एफिशिएंसी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है Km और एफिशिएंसी में। देखिए यहां पे हम लोग थोड़ा ग्राफ में थोड़ा एनालाइज करते हैं इसको। अगर Km ज्यादा है मतलब इधर आ जाएगा, Km ज्यादा हो जाएगा, तो जिससे कि क्या होगा, हाफ ऑफ द रिएक्शन वेलोसिटी हम लोग को यहां पर मिलेगा। मतलब एंजाइम रिएक्शन वेलोसिटी के हाफ तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगा रहा है, मतलब वो एंजाइम कम एफिशिएंसी का है। एंड वही अगर Km कम है तो इस साइड आ जाएगा, और Km कम है तो वो जल्दी अपने Vmax के हाफ में पहुंचेगा, मतलब कि वो ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम है, उस एंजाइम का एफिशिएंसी ज्यादा है। तो Km हम लोग को क्या बताता है? एंजाइम का एफिशिएंसी। और Km क्या है? Km सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जहां पे हाफ Vmax मिल गया है। और ये जब आपको Vmax मिल जाता है ना, तो इसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट डालते जाएंगे फिर भी रिएक्शन का वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच चुका है। उसके बाद जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बोलते हैं। तो यही था आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। होप आपको समझ में आया है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एंजाइम के एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है। इसके बाद देखिए एंजाइम्स को जो अफेक्ट करने वाला है वो इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होता है ना, ये सबस्ट्रेट का जैसा दिखता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई मिमिक्री करे, नकल करे किसी का, है ना, तो क्या होता है ना, मान लीजिए कि ये एंजाइम्स है, ठीक है, ये एंजाइम्स है। अब ये एंजाइम्स है और सपोज दैट ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, और ये सबस्ट्रेट का जैसा ही दिखेगा कौन? सबस्ट्रेट का जैसा ही दिखेगा इनहिबिटर। और क्या होगा ना, ये सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन चलेगा कि एंजाइम के एक्टिव साइड में कौन बाइंड करेगा। मान लीजिए कि सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर पाया, इनहिबिटर बाइंड कर दिया, तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगा। क्योंकि एंजाइम, मान लीजिए कि सबस्ट्रेट को ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड ही नहीं कर पाया तो कोई एंजाइम का अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया तो देखिए यहां क्या लिखा है, इनहिबिटर्स आर द सब्सटेंस whose presence is responsible for decline in reaction velocity, है ना। रिएक्शन वेलोसिटी डिक्लाइन क्यों कर गया? क्योंकि जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करना चाहिए था वहां पे इनहिबिटर बाइंड कर गया है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है।
कि कौन जल्दी से दौड़ेगा और एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। तो देखिए, व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड inhibits the activity of enzyme. Consequently, both fight to bind to the active site of enzyme. Hence, substrate unable to bind, enzyme action decline. है ना, अगर substrate bind नहीं कर पाया तो क्या होगा, enzyme का जो एक्शन है वो डिक्लाइन कर जाएगा, वो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा नहीं पाएगा, जिससे रिएक्शन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यही है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंड यहां पे आप इसका एग्जाम्पल याद रखना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, जो एनसीईआरटी में गिवन है एंड नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैलोनेट होता है ना, मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सुसिनेट। मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सुसिनेट। For enzyme succinate dehydrogenase, for enzyme succinate dehydrogenase, enzyme malonate is a competitive inhibitor of succinate for enzyme succinate dehydrogenase। एंड आप यहां पे एक चीज और याद रखेंगे, ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, या फिर ये जो इनहिबिटर है, इसका यूज हम लोग बैक्टीरियल पैथोजेन को कंट्रोल करने में करते हैं, है ना। तो इट इज सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, such competitive inhibitor used in control of bacterial pathogen, used in control of bacterial pathogen। तो ये था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, है ना। ये एंजाइम का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो देखिए एक होता है एंजाइम कमीशन नंबर, है ना। एंजाइम को क्या दिया जाता है, एंजाइम्स आर गिवन ईसी नंबर। ईसी नंबर, ईसी स्टैंड्स फॉर एंजाइम कमीशन, है ना। ईसी स्टैंड्स फॉर एंजाइम कमीशन, एंजाइम कमीशन नंबर। ये जो एंजाइम कमीशन नंबर है, ये एक 4 डिजिट का कोड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले सपोज दैट 5431, ठीक है, तो हर एंजाइम को एक एंजाइम कमीशन नंबर दिया जाता है। यहां पे जो 5 है ना, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, क्लास ऑफ द एंजाइम, क्लास ऑफ द एंजाइम, कि वो किस क्लास का है। अभी आप लोग देखेंगे एंजाइम को 6 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। एंड ये जो 4 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सेकेंड डिजिट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब क्लास। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब क्लास, है ना। ये लगभग 4 से लेके 13 तक होता है, 4 to 13 सब क्लास ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हर क्लास किस में क्लासिफाई हुआ, सब क्लास में। अब उसके बाद ये जो तीसरा डिजिट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब क्लास, सब क्लास। एंड ये जो लास्ट डिजिट होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि वो कैसे, वो किस तरीके का रिएक्शन वो कैटेलाइज कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एंजाइम रिएक्शन कैटेलाइज, एंजाइम रिएक्शन कैटेलाइज। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एंजाइम कमीशन नंबर से, और इसी एंजाइम कमीशन नंबर का यूज करके एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब देखिए उसी तरीके से जैसे अभी हम बताए आपको, एंजाइम को 6 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। जो फर्स्ट क्लास है इसे कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकेंड क्लास है ट्रांसफरेज, थर्ड क्लास है एंजाइम्स का हाइड्रोलेज, फोर्थ क्लास है लाइएज, एंड फिफ्थ क्लास है आइसोमरेज, लास्ट 6th क्लास है लाइगेज। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास ऑफ द एंजाइम, क्लास ऑफ द एंजाइम। अब देखिए इन्हीं एंजाइम को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या है, फर्स्ट क्लास है। एंड ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है ना, ये वो एंजाइम्स है जो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों करे, है ना। एंड एनसीईआरटी में देखिए ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है,
इस ऑक्सीडोरिडक्टेज को क्या कहा जाता है? डीहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीहाइड्रोजिनेज, और ये ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों करवाएगा। तो मान लीजिए ये S है, ये अभी ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड, प्लस S डैश, सपोज ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो ये जब रिएक्शन कंप्लीट होगा ना, तो प्रोडक्ट में क्या होगा? ये S है, ये रिड्यूस हो जाएगा, एंड ये S डैश है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यही ऑक्सीडो रिडक्टेज है, जो कि ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों करवाए। एंड दूसरा एंजाइम है ट्रांसफरेज। ये ट्रांसफरेज क्या कराएगा ना? ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो ट्रांसफर है ना, वो ट्रांसफरेज नहीं करवाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? मान लीजिए कि ये सबस्ट्रेट है, इसमें कोई ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो ये क्या कराएगा? इस ग्रुप का ट्रांसफर करवा देगा। सपोज दैट ये सबस्ट्रेट था, अब ये इसके साथ ये ग्रुप अटैच हो गया, मतलब इसकी टोपी उसके सर, है ना। पहले ये इस सबस्ट्रेट के साथ ग्रुप ऐड था, अब ये प्रोडक्ट बना तो इसके साथ ऐड हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप इज कैटलाइज्ड बाय ट्रांसफरेज। एंड ये जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है ना, ये ट्रांसफरेज नहीं है, ठीक है। तीसरा है हाइड्रोलेज। ये जो हाइड्रोलेज है, ये क्या करवाएगा? हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हलाइड और पीएन बॉन्ड्स। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइपेज, प्रोटीएज, सुक्रेज आर कम अंडर दिस क्लास, दैट इज हाइड्रोलेज। अब देखिए जो नेक्स्ट क्लास है वो है लाइएज। लाइएज क्या करवाएगा ना? ये करवाएगा रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस, लिविंग डबल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए अगर हम लाइएज का करवा रहे हैं, सपोज दैट ये लाइएज है, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है एंड यहाँ पे भी कुछ ग्रुप अटैच है, और इस रिएक्शन को अगर लाइएज कैटेलाइज कर रहा है, लाइएज, तो ये क्या करेगा ना? ये इस ग्रुप का रिमूवल करा देगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और ये रिमूव हो जाएगा X और Y जो है। तो ये कौन कराता है? लाइएज। लाइएज इन्वॉल्व्स इन द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस एंड इट लीव्स डबल बॉन्ड्स। एंड जो फिफ्थ क्लास एंजाइम्स का वो है आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या है? देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल एंजाइम्स कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर। एंड सिक्स क्लास है लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा ना? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कंपाउंड्स, कार्बन सल्फर के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच, कार्बन नाइट्रोजन के बीच, ये क्या करेगा? बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करवाएगा। तो यही है आपका लाइगेज, एंड यही एंजाइम्स का सिक्स क्लास है जिसमें इसको क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होता है ना? मतलब आप ये समझ लीजिए, जो एंजाइम्स है वो क्या है? प्रोटीन वाला पार्ट है। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स हम लोग बोलते हैं ना। तो एंजाइम के साथ एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, उसी को हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। एंड ये जो कोफैक्टर है वो एंजाइम के एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। बिना कोफैक्टर का जो एंजाइम है वो काम नहीं कर सकता है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है? एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चैन, हाउएवर देयर आर अ नंबर ऑफ केसेस इन विच non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active। तो ये जो कोफैक्टर है वो एंजाइम को एक्टिव बनाता है, कैटालिटिकली एक्टिव बनाता है। अब देखिए, मान लीजिए ये है हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम है ना, कंप्लीट एंजाइम को हम लोग हॉलो एंजाइम बोलते हैं। हॉलो एंजाइम मतलब क्या होता है? कंप्लीट एंजाइम। हॉलो एंजाइम मतलब क्या? कंप्लीट एंजाइम। अब ये जो हॉलो एंजाइम है इसका दो पार्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलेंगे एपो एंजाइम। ये जो प्रोटीन पार्ट है ये एपो एंजाइम कहलाता है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट। और इसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। ये कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो हॉलो एंजाइम इज इक्वल टू प्रोटीन पार्ट दैट इज एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज कोफैक्टर। एंड ये जो प्रोटीन पार्ट है ना एंजाइम का, इसको कोफैक्टर चाहिए अपने एक्टिविटी को शो करने के लिए। मींस इट दिस एपो एंजाइम रिक्वायर्स अ कोफैक्टर।
requires a cofactor for its activity. It requires a cofactor for its activity. एंड ये जो कोफैक्टर है ना, ये तीन तरीके का हो सकता है, तीन नॉन प्रोटीन पार्ट यहां पे हो सकता है। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंड तीसरा जो कोफैक्टर है वो मेटल आयन हो सकता है, मेटल आयन। इन्हीं तीनों को अब हम डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कोएंजाइम का, तो ये कोएंजाइम क्या होता है ना, ये कोएंजाइम ऑर्गेनिक पार्ट होता है। कोएंजाइम इज द ऑर्गेनिक पार्ट। कोएंजाइम क्या है, कोफैक्टर है, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक पार्ट है। एंड कोएंजाइम क्या होता है ना, ये प्रोटीन पार्ट से यानी एपोएंजाइम से लूजली अटैच रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोएंजाइम्स आर द cofactors that are loosely attached to the apoenzyme, एंड ये जो कोएंजाइम्स है, इस कोएंजाइम्स का जो सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है वो होता है विटामिन्स। विटामिन्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम। विटामिन्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम। अब देखिए यहां पे इसका दो एग्जांपल कोएंजाइम का, एक होता है NAD। NAD का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एंड दूसरा है NADP। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये क्या है, NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और ये NADP क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एंड ये जो NAD और NADP है ना, ये नायसिन विटामिन, मतलब नायसिन विटामिन इसका कंपोनेंट होता है। नायसिन विटामिन इज अ कंपोनेंट। अब देखिए दूसरा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर्स है जो कि टाइटली बाउंड रहता है एपोएंजाइम से। क्या लिखेंगे इसमें, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर दी cofactor that are tightly bound to apoenzymes। ये एपोएंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड रहेगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना। एंड यहां पे आप एक एग्जांपल देखिए, जो हीम होता है ना, हीम, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है एंजाइम पर ऑक्सीडेज और कैटलेज के लिए। हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम पर ऑक्सीडेज एंड कैटेलेज। तो ये देखिए 2H2O2 है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलेंगे इसको। यहां पे क्या आया, पर ऑक्सीडेज या कैटेलेज, पर ऑक्सीडेज कैटेलेज। यहां पे वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप जो टाइटली बाउंड होता है एपोएंजाइम से। एंड तीसरा है मेटल आयन। मेटल आयन सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये इनऑर्गेनिक पार्ट होता है।
मेटल आयन क्या है, इनऑर्गेनिक पार्ट है। और ये जो मेटल आयन है ना, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये जो मेटल आयन है ये सिर्फ एपो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं रहता है, जबकि जो सबस्ट्रेट है उसके साइड चेन के साथ भी ये बाइंड करता है। तो हम लोग लिखते हैं ना, इट इज नॉट ओनली अटैच्ड टू एपो एंजाइम, not only attached to apo enzyme but also to the side chain of substrate, to the side chain of substrate। एंड ये जो मेटल आयन है इसका एग्जाम्पल है जिंक आयन से। सबसे पहले Zn2+। ये जो जिंक आयन है ये किस किस एंजाइम में होगा, कार्बोक्सी पैप्टिडेज, दूसरा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड एक और मेटल आयन है क्लोरीन Cl-। ये कहां प्रेजेंट रहता है, सलाइवरी अमाइलेज में। तो ये सारा क्या है, कोफैक्टर्स है। कोफैक्टर में तीन चीज, कोएंजाइम जो लूजली बाउंड है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो टाइटली बाउंड है एपो एंजाइम से, और मेटल आयन। और देखिए ये क्या होगा ना, अगर मान लीजिए किसी भी एंजाइम से अगर हम कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है ना, किसी भी एंजाइम से अगर हम कोफैक्टर को रिमूव करेंगे तो वो जो अपना कैटालिटिक एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगा, उसका लॉस्ट हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को ये क्या पता चलता है कि जो कोफैक्टर है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है इन अ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कोफैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इफ कोफैक्टर इज रिमूव्ड द एंजाइम्स कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। तो ये था आपका पूरा एंजाइम्स का डिटेल, इससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड आज यहाँ पे हम लोगों का बायोमॉलिक्यूल्स खत्म हो रहा है। बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग पूरा पढ़ लिए, हर चीज़ हम लोग देख लिए। एंड आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि आपको ऐसे ही सारे चैप्टर्स का नीट